हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। जो लास्ट वीडियो जब मैंने अपलोड करी तो उसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इंग्लिश का क्या करें, कैसे करें। भाई एक सच बात बताता हूँ, 85 मार्क्स और 80 प्लस लाना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको पहले से ही थोड़ा बहुत अच्छा होना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं लाई जा सकती अगर आप पहले से अच्छे नहीं हो, बस मेहनत ज़्यादा लगेगी। आप सोचो कि किसी शॉर्टकट से आप कर लो तो नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, चाहे कितना भी ज़ोर लगा लो। तो इंग्लिश के लिए ना एक बार थोड़ा सा PYQs का एनालिसिस कर लेना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। मैंने उस पर एक वीडियो भी बना रखी, पड़ी होगी वहाँ पर। PYQs का मैंने एनालिसिस किया था हर एक सब्जेक्ट का, तो उसमें देख लेना। फिर स्टार्ट कैसे करना है इंग्लिश को, तो मैं जब भी अपने किसी दोस्त को बताता हूँ या फिर अपने किसी भी पूछने वाले को बताता हूँ कि कैसे स्टार्ट करें इंग्लिश, तो मैं तो सबसे पहले कहता हूँ कि यार पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना सीख जाओ, बहुत सारी चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ना हर एक पार्ट ऑफ स्पीच की, भले ही वो नाउन हो, आर्टिकल हो, ठीक है, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, उनकी सब की एक प्रॉपर प्लेसिंग होती है, एक प्रॉपर पोजीशन होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसके आगे पीछे ही आ सकता है बस। जैसे कि अगर मैं एक आर्टिकल बोलता हूँ, ठीक है, और आर्टिकल के जस्ट बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या फिर सीधे सीधे हो सकता है कि सीधे सीधे नाउन आ जाए, या फिर नाउन अगर आ रहा है तो उसके पहले हो सकता है आर्टिकल और नाउन के बीच में एक एडजेक्टिव आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये आर्टिकल रहा, ये नाउन रहा, यहाँ पर एडजेक्टिव है, यहाँ पर एक एडवर्ब आ जाए। तो इस तरह से प्रॉपर प्लेसिंग होती है, इससे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसका पूरा पूरा 10 क्वेश्चन का तो सेक्शन ही आता है उसमें, CDS में, तो वो भी आपका बन जाएगा। प्लस जब आप एरर्स फाइंड कर रहे होते हो ना, तब उसमें भी ये काम आता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी काम आता है। तो बहुत जगहों पे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना काम आ जाता है। फिर इसके बाद आप स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पढ़ लो। ठीक है, सेंटेंस और टेंस में अंतर होता है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि सेंटेंस और टेंस में अंतर होता है। कम से कम हिंदी मीडियम वालों को तो नहीं पता होता है यार। ठीक है, सेंटेंस और टेंस उनके लिए सिमिलर ही है। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और टेंस टाइम समझ लो। ठीक है, तो मैंने वो वीडियो बनाई थी इंग्लिश की, उसकी शुरुआत की 3-4 वीडियोस हैं, उनको देख लेना। उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। आप चाहो तो अपने आप से भी पढ़ सकते हो। फिर इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आइडेंटिफाई करने की, क्योंकि आपको मैं बता दूंगा कि ये ऐसा ऐसा होता है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी तो विदाउट प्रैक्टिस बड़ा ही मुश्किल पड़ जाएगा। अब बाकी चीज़ें जैसे कि इडियम्स हो गया, तो इडियम्स का ना आप गेस कर सकते हो विदाउट कुछ पढ़े हुए। आपको बस उसका ट्रांसलेशन समझ में आ जाए। देखो पूरी इंग्लिश ग्रामर ना, अगर आपको ट्रांसलेशन आती है, उसकी थोड़ी सी हिंदी समझ में आती है, तो आप कर ले जाओगे बड़े आराम से। उसका हिडन मीनिंग समझा करो। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लगाया था, हाँ ये रहा एक इडियम इडियम वॉकिंग ऑन एगशेल्स। तो अंडे के छिलके, ठीक है, आप उस पर चलोगे टूट जाएगा, है ना। तो क्या लगता है, आप ऐसी सिचुएशन में अपने आप को डालो कि आपको अंडों के छिलकों पे चलना हो। क्या हो सकता है इनमें से, अंडरटेकिंग एन अनकंफर्टेबल जर्नी। क्या ये जर्नी आपके लिए अनकंफर्टेबल होगी? आप तो तोड़ के चले जाओ अंडों के छिलकों, क्या दिक्कत है। मेकिंग अ नॉइजी एंट्री ना, वॉकिंग विद ग्रेट केयर। ये हो सकता था, मेरे दिमाग में तो मुझे यही आता है कि भैया ये हो सकता था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ऑब्वियस है। थोड़ा सा फिलोसफिकल जो मीनिंग है ना, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना, मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर होगा। ये ज़्यादातर होगा, हर बार नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ, केयरफुल नॉट टू ऑफेंड और अपसेट अदर्स, कि भैया मैं यहाँ पे अंडे के छिलके पे चल रहा हूँ, मुझे सावधानी से चलना होगा, अदरवाइज़ ये तो टूट जाएगा और दिक्कत हो जाएगी, फिर दूसरा बुरा मान जाएगा। ऐसा कुछ मैं ज़बरदस्ती का यहाँ पे कुछ ना कुछ निकाल लेता हूँ। ठीक है, तुम भी ऐसे यहाँ पे सेंस लगा के कर सकते हो। वो कैब, भैया वो कैब के पीछे पता नहीं लोग क्यों पड़े हुए हैं। यार ये पूरा ही लक का गेम है यार। हो सकता है आपने जो आज तक पढ़ी हो वो सारी सारी एक ही पेपर में आ जाएं, या फिर आप बहुत सारी पढ़ के गए, आपको एक भी जानी पहचानी वो कैब नहीं मिली। लेकिन हाँ, वो कैब को आपको धीरे धीरे बिल्ड करते रहना। आप डेली एक वर्ड भी सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और ट्रेंडिंग वर्ड्स जो हैं आजकल जो न्यूज़ में हैं उनको ज़रूर देखा करो। या फिर आपने कोई वर्ड देखा, जैसे कि आप मार्केट में जा रहे हो, आपने कोई नया वर्ड देखा कि ये माइस्ट्रो क्या होता है, आपने उसका मतलब देख लिया। इस तरह से नीचे नीचे आगे, नीचे कह रहा हूँ जितने भी ये वर्ड्स हैं जो आपको पहचान में नहीं आते या फिर उनका मीनिंग नहीं पता, उनको सीखते जाओ। धीरे धीरे आपकी वो क्या बिल्ड होती चली जाएगी। मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी थी इंग्लिश के लिए, मैं इंग्लिश ग्रामर में ऑलरेडी ठीक ठाक था।
मैं 9th-10th वालों को ट्यूशन पढ़ाता था ना, तो उनके में ये वाली बुक चलती थी। छोटी सी बुक है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, और ठीक ठाक चीज़ें हैं यार इसमें। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ना कि आपको सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना सीखना है, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस सीखना है, फिर टेंस सीखना है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और पढ़ लेना आप। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपके जो इरर वाले क्वेश्चंस हैं ना, वो बहुत सारे आपके, अगर 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 10 में से 7 to 8 क्वेश्चंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही होते हैं। एक आध क्वेश्चन आएगा जो कि स्पेलिंग के बेसिस पे होगा, ठीक है, वर्ड दे देगा, वहाँ पे गलत वर्ड यूज़ करेगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसके लिए आप ना स्टोरी फॉर्म किया करो कि पहला सेंटेंस अगर इस बारे में है तो उनमें से ही अगला सेंटेंस क्या हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये देखो, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में बात कर रहा है, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भैया मेनली तो अटॉर्नी जनरल के बारे में बात कर रहा है ना, कि अपॉइंट किए जाते हैं इनके द्वारा। अगली बात क्या होनी चाहिए, या तो अटॉर्नी जनरल के बारे में बताएगा या फिर उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बताएगा, है ना। तो मैं ऐसे ही कुछ बात ढूंढूंगा, ही शैल रिसीव सच रिम्यूनरेशन वगैरह वगैरह, ये तो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि अभी अभी तो हम अपॉइंटमेंट की ही बात कर रहे थे। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़ डैश डैश डैश, ये भी नहीं होगा। द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड द ऑफिस, ये तो सीधे सीधे यहाँ पे उसके टर्म के बारे में आ गया। एनी पर्सन क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट। अच्छा, ये तो S6 है, ये कहाँ से आ जाएगा, ठीक। तो ये लग रहा है ना, कि अभी अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहा था इसके अटॉर्नी जनरल के, और यहाँ पर भी अपॉइंटमेंट के बारे में ही बात कर रहा है, और किसके, अटॉर्नी जनरल के ही अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहा है कि अपॉइंटमेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा, इस तरह से आपने देखा कि R से है क्या, लो अब आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो सेंटेंस है ना, उसको गेस करने की कोशिश किया करो, ज़्यादातर S1 S6 बन जाएंगे आपसे। और फिर ये PQRS वाला, कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट तो होगा ही नहीं, P से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। Q में देखो, अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द डैश डैश डैश, क्या यहाँ पे बनाए, ए क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द लिंक्ड, ये नहीं हो सकता। QP करके नहीं हो सकता कुछ भी, है ना। Q से स्टार्ट करते हैं अगर, और फिर QR देखते हैं, अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 ईयर्स आर डायरेक्टली क्या, ये देखो एडवर्ब आ गया। एडवर्ब मैंने आपको वहाँ पे बताया था ना कि हर एक पार्ट ऑफ स्पीच की एक प्रॉपर प्लेस होती है। तो एडवर्ब के जस्ट बाद या तो एडजेक्टिव आ सकता है या फिर कोई वर्ब आ सकती है, ठीक है। एडवर्ब वर्ब के आगे पीछे दोनों साइड लग सकता है। डायरेक्टली लिंक्ड ऐसा होगा, यही देखो, मुझे इतना तो यहाँ से समझ में आ गया कि ये देखो, ये डायरेक्टली है जो कि एक एडवर्ब है। तो इसके जस्ट बाद या तो एक एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, या फिर एक वर्ब आएगा। एडजेक्टिव इनमें से किसी में भी स्टार्टिंग में नहीं दिख रहा है, मुझे एक वर्ब दिख रहा है। तो मुझे इतना पता चल गया कि R के बाद में P आएगा, ठीक है। कहीं पर भी R और P दिख रहा है, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, या फिर इसमें भी RP लगातार दिख रहा है, ये भी हो सकता है। बस Q से स्टार्ट होगा क्या, ये चेक कर लेते हैं। अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 ईयर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम थ्रू सर्व शिक्षा अभियान, ये हो सकता है, ठीक है। एक बार और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 ईयर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम थ्रू सर्व शिक्षा अभियान। यहाँ पे RPQS वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 ईयर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम थ्रू अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द सर्व शिक्षा अभियान। बताओ कौन सा सही है। मुझे तो भाई इन दोनों में से ही कोई लग रहा है, अगर आपको इन दोनों में से कोई लग रहा है तो आप बताइए। भाई इसका आंसर ये वाला होगा, ठीक है। चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 ईयर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड, यहाँ से ये देखो एडवर्ब और वर्ब की यहाँ पे जोड़ी मिल गई। फिर इसके बाद थ्रू सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान अगर यहाँ पे हम रख देते हैं सीधे सीधे, तो ये कहाँ जाएगा, है ना। इसीलिए ये वाला सही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पे पढ़ लेना,
ज़्यादातर एरर्स उसी से हैं। हाँ भाई, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ भी यहाँ पे देख लो, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ सारा कुछ बेकार है। शुरुआत में आपको प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो लगेगी, फिर आप जब थोड़ा थोड़ा बेस बिल्ड कर लोगे ना, तो अचानक से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, आप बहुत तेज़ी से चीज़ें सीखोगे। फिर जब आप यहाँ पे लगभग 60 to 70 मार्क्स स्कोर करने लगोगे लगातार हर बार, तो उसके बाद फिर ऊपर बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता जाता है। तो उसके लिए ज़्यादा परेशान मत होना। इतना ही था इंग्लिश के लिए। मैं सब बना दी जाए वीडियो, बहुत दिन से अपलोड नहीं करी। चलो ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।